हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित प्रसाद सर एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी लाइफ प्रोसेस के सीरीज में चल रहे हैं बच्चों। इस सीरीज में सेकंड लास्ट वीडियो आपका जो है रिस्पायरेशन का, वो यहाँ पे हम लोग टीच कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, इस रिस्पायरेशन में हम लोग बच्चों, रिस्पायरेशन के बाद आपका एक्सक्रीशन होगा और एक्सक्रीशन के बाद ये सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा। कहता है बच्चों कि इस सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत कुछ किया। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसमें डाले गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट कीजिए। और अभी जो हम लोग पाठ कर रहे हैं बच्चों, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। रिस्पायरेशन में हम लोग दोनों चीज़ों के बारे में करेंगे, इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। इस दोनों में हम लोग करेंगे, प्लांट्स और एनिमल में। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में करते हैं। प्लांट्स में रिस्पायरेशन करने से पहले बच्चों हम लोग को फोटोसिंथेसिस का वीडियो देखना होगा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने क्या देखा था। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने बताया था कि प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है। देखिए रिस्पायरेशन, सिंपली पहले रिस्पायरेशन होता क्या है, तो रिस्पायरेशन कहता है बच्चों कि रिस्पायरेशन एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का इनटेक होता है, मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए रिस्पायरेशन हमेशा, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में रिस्पायरेशन दो पार्ट में कंडक्ट होता है। ठीक है, एक होता है एक्सचेंज पार्ट, एक होता है कंडक्ट पार्ट। एक्सचेंजिंग पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट दोनों सेपरेट है। एक्सचेंजिंग पार्ट हमारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, थ्रोट, सी शेप का जो रिंग्स है, लंग्स है, ये सब ऑटोमेटिकली रिस्पायरेटिंग पार्ट में आएगा, कंडक्टिंग पार्ट में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सचेंज वाला पार्ट है वो है हमारा एल्वुली। वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वही जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। अगर अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखें, पिछला वीडियो, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए कि लंग्स में जो एल्वुली है, उसी एल्वुली के थ्रू क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा था और प्योर ब्लड का इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन रहा था उसी एल्वुली की वजह से। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और बाकी ये सारा ऑर्गन्स जो है वो कंडक्टिंग पार्ट है। तो प्लांट्स में अभी हम लोग रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है बच्चों। हम लोग को बताया जाता है कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया गया और ऑक्सीजन छोड़ा गया। फोटोसिंथेसिस में जस्ट इसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन लिया गया और CO2 को रिलीज किया गया। तो लोग समझ जाते हैं कि प्लांट में वही रिस्पायरेशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्पायरेशन का सेपरेट मीनिंग है ऑक्सीजन का क्या होना, इनटेक करना, और CO2 का रिलीज करना। ऑक्सीजन का क्या करना बच्चों, इनटेक करना, और CO2 का रिलीज करना। ठीक है, ये आपका रिस्पायरेशन है और ये प्लांट में भी होता है। प्लांट में देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस के समय जरा समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस के समय O2 का इनटेक होता है, O2 रिलीज होता है बच्चों। O2 को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और CO2 को बच्चों O2 को रिलीज किया जाता है, CO2 को इनटेक किया जाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हुआ और रिस्पायरेशन में आपका ये पार्ट हुआ, रिस्पायरेशन में आपका ये पार्ट हुआ। ठीक है, इसी चीज को आपको अपने वर्ड्स में डालना है वहां पे कि O2 जो है रिस्पायरेशन में इनटेक किया गया, CO2 रिलीज हुआ। लेकिन फोटोसिंथेसिस में उल्टा है, O2 रिलीज हुआ और CO2 का इनटेक किया गया। होता क्या है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस जिस समय हो रहा होता है उस समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के समय फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन लिया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज किया गया। तो रिलीज करने के तुरंत बाद प्लांट उस ऑक्सीजन को लेता है। अब ले लिया ऑक्सीजन, फिर CO2 जो रिस्पायरेशन के थ्रू छोड़ा गया बच्चों, उस रिस्पायरेशन में जो CO2 को छोड़ा गया वही रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में चला जाता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा फोटो बनाता हूँ। इस फोटो को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस फोटो को समझने की कोशिश कीजिए, इस डायग्राम को, कि यहाँ पे मान लीजिए कि रिस्पायरेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन, और यहाँ पे क्या, देखिए मैं यहाँ पे एक फ्रेश फोटो बनाता हूँ, इसको जरा समझिएगा। स्पेस थोड़ा कम है। इसमें मैंने बताया कि ये एक प्लांट था बच्चों, ये एक दूसरा प्लांट है बच्चों। इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर बच्चों फोटोसिंथेसिस मान लीजिए हो रहा, और इसके अंदर मान लीजिए रिस्पायरेशन हो रहा है। तो इसके अंदर क्या, रिस्पायरेशन में क्या हुआ, O2 को इन किया गया, CO2 को आउट किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो O2 था इसको आउट किया जा रहा था और CO2 को इन किया जा रहा था। तो इधर से जो CO2 आउट हुआ, मतलब रिस्पायरेशन में जो CO2 आउट हुआ वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आउट हुआ
जो ऑक्सीजन आउट हुआ वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, रिस्पायरेशन में चला गया बच्चों। तो दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जा रहा है। इसके बाद भी जो कुछ बच जा रहा है बच्चों, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो अमाउंट ऑफ CO2 बच जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं रिलीज होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है और उसी ऑक्सीजन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर को के जो पॉल्यूटेंट हैं, जो पॉल्यूशन है, उसको कम किया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्राई टू प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यही रीज़न है। ठीक है, तो O2 जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुआ, वो O2 रिस्पायरेशन में चला गया, रिस्पायरेशन में जो CO2 रिलीज हुआ वो फोटोसिंथेसिस में आ गया। इसके बाद भी जो सरप्लस अमाउंट बचा बच्चों, वो सरप्लस अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स में इसी प्रकार से आपका रिस्पायरेशन हो रहा है। प्लांट्स में बहुत सिंपल है रिस्पायरेशन का बच्चों। ठीक है, प्लांट्स में क्या हो रहा है बच्चों, रिस्पायरेशन बहुत सिंपल है। इसी बात को आपको क्या कर देना है, राइट डाउन कर देना है। एनिमल्स में आते हैं बच्चों, तो एनिमल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, इसको 1 by 1 हम लोग समझते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में रिस्पायरेशन में भी वही चीज हो रहा है, O2 जो है आपका रिलीज हो रहा है, सॉरी O2 को हम लोग इन कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग करने में सांस ले रहे हैं तो O2 को ले रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 को छोड़ रहे हैं। ये यूनिवर्सल है, सभी ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो रिस्पायरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म करेगा उसमें होंगे। एनिमल्स में रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एनिमल्स में रिस्पायरेशन करते समय क्या होता है, रिस्पायरेशन में होता क्या है, तो रिस्पायरेशन पूछते हैं तो सांस लेना और सांस छोड़ने के प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं, नहीं। तो डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में, तो ब्रीदिंग कहने का मतलब होता है बच्चों कि ब्रीदिंग में सांस लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। नो, दिस डिफिनेशन इज कंप्लीट रॉन्ग, ये डिफिनेशन गलत है, ये डिफिनेशन मत लिखिएगा। इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि रिस्पायरेशन में सांस लेना और सांस छोड़ना के साथ साथ इसमें जो हमने खाना खाया उस खाने को तोड़ना, वो खाने का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, वो खाना टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फाइनली क्या रिलीज होगा, फाइनली रिलीज होगा ग्लूकोज। क्या रिलीज होगा बच्चों, ग्लूकोज रिलीज होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज रिलीज हुआ, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज ही लिखा गया है बच्चों। ये जो ग्लूकोज रिलीज होगा, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ये ग्लूकोज टूटेगा किस में, पायरूवेट में। एसिमिलेशन के बाद डाइजेशन में मैंने बताया, अगर डाइजेशन का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे। तो ग्लूकोज में एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन ग्लूकोज का हुआ तो पायरूवेट बना। अब इस पायरूवेट का कहता है फेट ऑफ पायरूवेट, फेट ऑफ पायरूवेट। फेट का मतलब होता है भाग्य या किस्मत। तो इस पायरूवेट का क्या किस्मत है, तो ये पायरूवेट 3 तरीकों से जाता है बच्चों, 3 जगहों पर ये पायरूवेट जाता है। इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, पायरूवेट जो होता है 3 जगहों पर जाता है बच्चों। पहला है आपका एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। O2 के एब्सेंस में क्या होता है बच्चों, ये पायरूवेट ब्रेक डाउन होता है। ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट क्या होता है, टूटता है। टूट के क्या चीज में बदलता है बच्चों, तो ये बदलता है आपको पायरूवेट जो है इथेनॉल में बदलता है, इथेनॉल में। एब्सेंस देखिए, लैक और एब्सेंस में बहुत सारा डिफरेंस होता है बच्चों। तो एब्सेंस का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस, बिल्कुल किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं होगी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी एब्सेंट होगा, एकदम 100% ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो वो इस तरीके के रिस्पायरेशन को हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं। लैक ऑफ O2 को हम लोग, जैसे देखिए रिस्पायरेशन 2 प्रकार का है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में तो हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक लैक ऑफ O2 में हो रहा है, लेकिन एब्सेंस ऑफ O2 अलग है बच्चों। लैक ऑफ O2 अलग है, प्रेजेंस ऑफ O2 अलग है। तो एब्सेंस ऑफ O2 में इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होंगे। तो एनर्जी कुछ खास नहीं, ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होगा, 1 से 2 ATP की एनर्जी रिलीज होगी। तो इथेनॉल हो गया, CO2 हो गया और एनर्जी हो गया। ये एक सिंपल प्रोसेस है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरूवेट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरूवेट में, और पायरूवेट जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कंप्लीट लैक, कंप्लीट वहां से गायब होने की स्थिति में, ऑक्सीजन गायब होगा, उस स्थिति में इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा। ठीक है, ये चीज 3 चीज बनेगा। अब आता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी लैक ऑफ O2। लैक ऑफ O2 में क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है
कि ये लैक्टिक एसिड है क्या, तो लैक्टिक एसिड कुछ नहीं है। लैक्टिक एसिड दूध में भी पाया जा रहा है, दही में पाया जा रहा है, अलग अलग जगह पर ये लैक्टिक एसिड पाया जा रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड जब हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है जॉइंट्स वगैरह पर या कहीं भी अगर एक्यूमुलेट हो गया तो पेन क्रिएट करता है, ठीक है। और बाद में जब ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो वापस ये लैक्टिक एसिड जनरल रिस्पायरेशन में जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में जाता है और टूट करके वापस से CO2 H2O और एनर्जी के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये पायरुवेट अगर लैक ऑफ O2 से हुआ तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर हम लोग इसी पायरुवेट को प्रेजेंस ऑफ O2 में तोड़ते हैं तो CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज बनता है बच्चों। यानी ये पायरुवेट को अगर तीन कंडीशन मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये कंडीशन मिल सकते हैं बच्चों। हम लोग में तो लैक ऑफ O2 और प्रेजेंस ऑफ O2 दोनों कहानी होता है। अगर पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट में लैक्टिक एसिड है, एनर्जी है, ये दो चीज रिलीज हुआ लैक ऑफ O2 में, और प्रेजेंस ऑफ O2 में CO2 और H2O आता है, ठीक है। इसके बाद ये फाइनली ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एनर्जी की बात की है बच्चों। तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब ही क्या है, ATP। तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको ATP के बारे में बताया कि ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एक ATP है बच्चों तो वो एक ATP टूटेगा तो ट्राइफॉस्फेट से वो डाइफॉस्फेट हो जाएगा, फिर से वो टूटेगा तो डाई से वो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। मतलब एक ATP 3 बार टूटेगा क्योंकि उसमें 3 फॉस्फेट है, तो हर बार टूटेगा तो 30.5 किलो कैलोरीज जूल एनर्जी निकलेगा हमें, ठीक है। तो यानी एक ATP कंप्लीट अगर टूटता है बच्चों तो 91.5 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये एनर्जी जो है बच्चों, इसमें आपको हम लोग सारा काम अपना सोचने का, खाने का, पीने का, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये सारे कामों में क्या हो रहा है बच्चों कि इसी ATP की हमें जरूरत पड़ रही है, इसी ATP से हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं किसी में गिल्स की उपस्थिति है, मतलब किसी में गिल्स प्रेजेंट है, तो कोई ऑस्मोसिस कर रहा है, तो कोई डिफ्यूजन कर रहा है, किसी में परफेक्ट ऑर्गन है। जैसे रिस्पायरेशन, किसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो स्किन के थ्रू कर रहा है, तो अर्थवॉर्म क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, उसमें अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू कर रहा था क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल रिस्पायरेशन करता है, एम्फीबियंस है तो टेरेस्ट्रियल रिस्पायरेशन कर रहा है। हम लोग की बात की जा रही है ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में क्या एक ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन दिए गए, दैट इज द लंग्स। तो इसमें लंग्स में रिस्पायरेशन हो रहा था, इस लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन कर रहे हैं। और पल्मोनरी रिस्पायरेशन बच्चों दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मैंने पहले भी बताया, एक है एक्सचेंज पार्ट, एक है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट हमारा ऑर्गन हो गया और एक्सचेंज पार्ट हमारा एल्वुली हो गया, जहां से हमारे हार्ट में प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड के थ्रू वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या होता है बच्चों कि ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू कंप्लीट रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है, तो ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन को 1 बाय 1 समझते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन दो स्टेज में हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। एक पहला स्टेज है एक्सचेंज पार्ट, दूसरा है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो पहला को हम लोग उल्टा कर देते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये रिस्पायरेशन का पूरा मैकेनिज्म अभी बताने जा रहा हूं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए, प्लीज पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपका योर कमेंट्स आर मच अप्रिशिएटेड। कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कैसा आप जा रहा है। तो कंडक्शन पार्ट की बात करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट की बात करते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट में हमारे सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं। ये जो एक्सटर्नल आपको नाक दिया गया है ना, ये नॉस्ट्रिल्स, इसी को हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसका काम क्या है बच्चों, नॉस्ट्रिल्स का काम है ऑटोमेटिकली एयर का क्या करना, कंट्रोल करना, एयर को इन करना, हवा को अंदर ले जाने का काम इसी नॉस्ट्रिल्स का होता है। इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर की बात करते हैं बच्चों, तो इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर फाइन हेयर है। वो हेयर क्या करते हैं बच्चों, तो वो हेयर से क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द गैसेस, जो हवा हमारे बॉडी में जा रहा है उसका प्यूरिफिकेशन करना। उसके अंदर, इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है। ये म्यूकस क्या कर रहा है कि जो डस्ट है, उस डस्ट पार्टिकल्स को इस म्यूकस के अंदर चिपक जा रहा है। उस म्यूकस के अंदर चिपक जाने के बाद क्या हो रहा है बच्चों कि ये गैसेस हमारे फेरिंग्स में आते हैं। फेरिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस दो ऑर्गन प्रेजेंट है। एक आपका एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस मैंने डाइजेशन में बताया है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं,
ठीक है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद ये गैसेस थ्रोट में जाते हैं। थ्रोट में क्या होता है बच्चों कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पहला चीज। लेकिन जो बाहर से जो गैसेस आ रहे हैं उन गैसेस का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है, या तो हाई है या तो लो है। 37 डिग्री सेल्सियस है तो चलो ठीक है, नहीं है तो हमारे थ्रोट तक आते आते, जब हमारे थ्रोट में आते हैं तो वहां तक आते हैं तो उन गैसेस को क्या होना है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर में आना होता है। ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में आता है। उसके बाद सी शेप के रिंग्स होते हैं, फिर ट्रेकिया, थ्रोट के बाद थ्रोट बोलिए या ट्रेकिया बोलिए, उसी में सी शेप की रिंग्स हैं। वो क्या कर रहे हैं कि हमारे थ्रोट को फुलाए हुए, हमारे विंड पाइप को फैला के रखे हुए। ये सी शेप का कार्टिलेज का रिंग है। क्या है, सी शेप का कार्टिलेज का रिंग होता है। ये क्या करता है, आपस में विंड पाइप को चिपकने नहीं देता। अगर विंड पाइप चिपक गया तो कोलैप्सिंग हो गया। अगर मान लीजिए कोई फांसी लगा के मरता है, तो जब फांसी लगा के मरता है तो पता है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, चोक इन द विंड पाइप। चोक इन द विंड पाइप मतलब क्या, ये जो आपका सी शेप का जो रिंग है कार्टिलेज का, वही ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि वो विंड पाइप आपस में आके चिपक जाते हैं। जब विंड पाइप चिपक गया तो गैसेस तो पास किया नहीं। जब गैसेस नहीं गया तो बॉडी को ऑक्सीजन मिला नहीं, बॉडी को रिस्पायरेशन बॉडी का हुआ नहीं, सेल्स को गैसेस मिले नहीं, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। चोक इन द विंड पाइप, उसकी वजह से डेथ हो जाता है, ठीक है। सी शेप के रिंग्स है। उसके बाद वो गैसेज जाते हैं लंग्स में। लंग्स की बात करते हैं बच्चों तो जो लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है बच्चों, उस रिस्पायरेशन को हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं बच्चों। और लंग्स जो है वो क्या, कंप्लीटली प्लूरल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। एनाटॉमिकली इट इज फिटेड इन द टाइट चैम्बर। एनाटॉमिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये फिट किया गया है एक टाइट चैम्बर में। एनाटॉमिकली इट इज फिटेड इन द टाइट चैम्बर। एनाटॉमिकली इस लंग्स को बच्चों टाइट चैम्बर में फिक्स किया गया है। एक कह सकते हैं कि ये एक टाइट चैम्बर है, और इसी के नीचे से एक डायफ्राग्राम को दिया गया है जो कि डोम शेप का है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, सांस लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब सांस लीजिए तो ये डोम क्या है, ये आपका जो डायफ्राग्राम है, स्लिट्स ऑफ मसल्स, बिल्कुल इस जगह पर आपको क्या होता है, एक स्लिट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है बच्चों। और यहाँ पर ये क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, तो ऑटोमेटिकली नॉस्ट्रिल से वो गैसेस क्या आते हैं, नीचे लंग्स में आते हैं। लंग्स के अंदर की बात करते हैं बच्चों तो लंग्स के अंदर क्या ब्रोंकियल्स हैं, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शियरी ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ब्रोंकियल से क्या होता है बच्चों की एल्वुली प्रेजेंट होता है। एल्वुली की बात करते हैं बच्चों तो एल्वुली इज द कंडक्टिंग पार्ट। एल्वुली सिंपली कंडक्टिंग पार्ट होता है बच्चों। यहाँ पर जो मैंने ऐसे करके आपको दिखाया था, मैं वो वीडियो आप देखिएगा बच्चों तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, सर्कुलेशन वाले वीडियो में, कि मैंने ऐसे करके वहाँ पे कुछ बताया था। तो इसी जगह पर PCO2 जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है बच्चों ज़्यादा होता है, CO2 का प्रेशर कम होता है, तो ऑटोमेटिकली CO2 यहाँ चले जाते हैं और O2 इधर आ जाते हैं, और ब्लड प्यूरिफाई होकर लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्वुली। एल्वुली के साथ साथ एक चीज और हमें समझना है, हेमोग्लोबिन, जो मैंने सर्कुलेशन में नहीं बताया। ब्लड में हेमोग्लोबिन भी होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। इस रिस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं बच्चों तो हेम जोड़ ग्लोबिन, हेम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूल्स, मतलब आयरन के जो ग्लोब्यूल्स हैं। इट हैज एफिनिटी विद द ऑक्सीजन, मतलब इसे प्यार है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ये प्यार करता है, मतलब जहां ऑक्सीजन देखा नहीं कि उसके साथ जाके चिपक जाएगा कि चलो ऑक्सीजन आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ करते रहेगा। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट को दैट इज हेमोग्लोबिन, इसको ऑक्सीजन से क्या है, प्यार है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब बनेगा बच्चों तो ये क्या करेगा, ऑक्सी मतलब जिस ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन ज्यादा, वो ब्लड उतना ऑक्सीजनेटेड, उतना ज्यादा उस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। और ये हर जगह पे हर टिश्यूज तक ब्लड जाता है, इसीलिए ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। इसीलिए ब्लड को ज़्यादा बॉडी में होने की आवश्यकता होती है। तो ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट वहाँ पे रहेगा ब्लड के अंदर, और हेमोग्लोबिन रहेगा, वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, और हर सेल्स को क्या है कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेंगे। तो देखिए ये आपका प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर फंक्शंस किए जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पायरेशन। ये एक कंप्लीट मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है बच्चों।
अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए बच्चों, बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको उसके बाद ही समझ में आएगा पूरा कंटेंट क्या है। आप बस आते हैं 2 मिनट देखे चले गए, नहीं, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूले एंड ओके, थैंक यू।